नमस्कार सभी लोगों को आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज बाय वर्ल्ड में डेली न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड जल्द से जल्द शेयर करिए। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षार्थी कितना तैयार है? परीक्षा प्रशांत किशोर की नहीं है, परीक्षा जन सुराज की नहीं है, परीक्षा बिहार के लोगों की विद्वता का है, उनकी समझ का है कि 30-35 साल से जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और जहां राजनीतिक विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने को मजबूर रहे हैं। कई दशकों में पहली बार उनके सामने एक सशक्त विकल्प है, एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से निकला हुआ विकल्प है। अब उन्हें तय करना है कि वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता, अपने बच्चों के लिए बेहतर रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि लालू नीतीश का जो 30-35 साल से राज चल रहा है उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो परीक्षा की घड़ी अब बिहार के लोगों की है। हम लोगों को तो जो काम करना था वो कर दिया, जो लोगों से वादा किया था 243 अच्छे लोग निकालकर उनके सामने उम्मीदवार के तौर पर रख दिए हैं। अब लोगों को तय करना है, उनको उसका मूल्यांकन करना है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 243 में 243 सब बहुत अच्छे लोग हैं, संभव है कि उसमें 10-20 उतने अच्छे न भी हों, लेकिन जो तीनों फॉर्मेशन जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बहुत विश्वास और ईमानदारी से कह सकता हूं कि सबसे बेहतर अगर उम्मीदवार किसी ने दिए हैं तो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। मेरा बस इतना ही कहना है, जनसुराज का इतना ही कहना है कि भैया जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। प्रशांत किशोर की जिंदगी जो चल रही है वैसी ही रहने वाली है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर, बड़े वकील, बड़े शिक्षाविद लड़ रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। उन्होंने अपने जीवन में कैसे रहेगी? आप भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बनना चाहते हैं। अगर हमें बनना होता तो कब का बन गए होते, वो सब बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कब का बन गए? बड़बोलापन नहीं है क्या प्रशांत जी? बिल्कुल नहीं है बड़बोलापन। आप सुनिए तो बात, ये लोगों की जिंदगी सुधरने का मसला है। जो लोग आज यहाँ बिहार की सत्ता चला रहे हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग, ये वो भी लोग नहीं है जो इनको की कुछ काम करने की हैसियत रहे हुए थे। अगर उनके साथ बने रहते तो हम ही चला रहे होते। आप बार बार जो ये कहते हैं कि अरे आपको ये कहा, अरे कौन नहीं जानता बिहार में कि नीतीश कुमार जी के साथ में 2015 में था, उत्तराधिकारी बन गए आप। उन्होंने खुद ही कहा मुझे किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना है। उन्होंने खुद ही कहा, उनके साथ भी थे और जब थे तो उनकी मदद भी की, उन्होंने भी वो सम्मान दिया। और अभी जब मैं पदयात्रा, जिस पदयात्रा की आप चर्चा कर रही हैं, उससे पहले भी नीतीश कुमार मिले, यही कहा कि साथ में रहिए। मुझे वो करना ही नहीं है। मेरी वो कोई ऐसी आशा अपेक्षा नहीं है कि बिहार में आकर मंत्री बनना है। हम लोगों को जीवन में जितना हम लोग सोचकर चले थे उससे बहुत ज्यादा भगवान की दया से मिला हुआ है। तो अब हमारे देने की बारी है, लेने की बारी नहीं है। हाँ, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप जितना भी कर लें, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो वही कुर्सी है ना, जिसको पाने का ख्वाब लेकर आप बिहार लौटे। और बिहार में बीते 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज इसीलिए तो बनाई गई ताकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन पाए। ये आपकी अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में है तो उससे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बिहार में अगर हमें मुख्यमंत्री या सत्ता में जाना होता तो मुझे बैठकर चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जाना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना है और हमको सत्ता में आप बैठे हुए देखेंगे। उसके लिए हमें कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बंगाल जाऊंगा, ममता जी से कहूंगा कि टीएमसी में हमको रख लीजिए, कल आपको पार्लियामेंट में मैं बोलता नजर आऊंगा। इतना आसान है प्रशांत किशोर के लिए? इतना आसान क्या है? 10 साल संघर्ष किया, ऐसे थोड़ी ना कोई मुफ्त में थोड़ी देता है, कोई मुफ्त में थोड़ी दे रहा है। जिनको आप बहुत बड़ा बता रही हैं, जिनको आप बहुत बड़ा बताते जानते हैं, वो लोग भी जब उनकी राजनीति की चक्की फंस गई, उनकी जब गाड़ी फंस गई तो उन्होंने इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर से मदद ली है कभी जीवन में। लेकिन हमारा उनके साथ कोई वास्ता अभी है नहीं। हम अपने कर्तव्य के हिसाब से बिहार में आकर कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और सत्ता मिले न मिले, जीते हारे, उसका कोई गम नहीं है। कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया है क्या? अब जब वोटिंग की घड़ी नजदीक आ गई है, आप कह रहे हैं सत्ता मिले ना मिले, सीटें हम जीते ना जीते, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ है क्या? एक तरफ नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए, 1.5 करोड़ उनकी संख्या हो गई। तेजस्वी यादव 3.25 करोड़ परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देने में कितना पैसा लगेगा ये कैलकुलेट करके बता दें तो हम उनको मान लेंगे कि बहुत बड़े होशियार व्यक्ति हैं। जिसको ये नहीं मालूम है कि 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में पैसा कितना लगेगा, वो बता रहा है कि 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। और आप जैसे पत्रकार इसको बड़ा बता रहे हैं। अरे भाई, बिहार में 78 साल की आजादी के बाद सिर्फ 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और उस 78 साल में 18 साल तेजस्वी यादव के राजद की सरकार शामिल है। कौन सा मुद्दा होगा जिस पर लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जो जनता के सुंदरराज का वादा कर रही है, उसको वोट देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के लिए निकलने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगी। बिहार की जनता यहाँ से पलायन बंद करने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता से जिन्होंने धोखा किया है, वो लालू, नीतीश, मोदी, इनको सजा देने के लिए वोट देगी। और सबसे बढ़कर बिहार की जनता इस बात के लिए वोट देगी कि आने वाली पीढ़ी
मैं कोई बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित न करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उसकी शुरुआत जनसुराज को वोट देकर होगी, स्कूल के बस्ता छाप को बटन दबाकर। जनसुराज कितनी सीटों पर आ रही है? जो जनसुराज ने जो हमने कहा है कि हम लोग देखते हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बिहार में वो बदलाव चाहता है। अब उन्होंने जनसुराज की बात सुन ली, समझ ली। उनको सब लोग ये कह रहे नहीं, जनसुराज जो कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना यही चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा भीड़ जनसुराज के पास आ रही है, सबसे ज्यादा वीडियो जनसुराज के देखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज की हो रही है। लेकिन मैंने ये कहा, क्योंकि मैं अमित शाह नहीं हूं, क्योंकि मैं सम्राट चौधरी नहीं हूं, तेजस्वी यादव नहीं हूं, तो मैंने ये कहा कि इन सब के बाद भी पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ, क्योंकि एक नया प्रयोग है, नया दल है, एक लीप ऑफ फेथ उनको लेना है वोट देने के लिए। इसलिए नहीं कि सामने से अमित शाह है, उनका मास्टर स्ट्रोक है, कि तेजस्वी यादव है। इसलिए कि जब आप 20, 25, 30 सालों तक किसी एक स्थिति में रहते हैं तो उससे निकलने के लिए अगर सामने कोई रास्ता दिखता भी है तो सेंस ऑफ होपलेसनेस इतनी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। मान लीजिए अभी मैं कल ही बता रहा था कि आप अच्छी वाली चल रही हैं, आपका पैर टूट जाए और साल भर अगर आप बेड रिडन हो जाए और आप साल भर के बाद जब प्लास्टर कटेगा तो खड़े होने पर आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी कि भैया मैं अपने पैर पर खड़े होकर फिर चल पाऊंगी कि नहीं। तो जो 20-25 साल से लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं उनके लिए सेंस ऑफ होपलेसनेस है कि कुछ भी हो जाए मेरा जीवन तो नहीं बदला है। अब उसको जनसुराज की बात सुन तो ली उसने, उसको अच्छी भी लग रही है, लेकिन उसको लग रहा है यार कहीं संभव है क्या। अगर उसने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया तो सारे मास्टर स्ट्रोक और सारे बड़े लोग वो धरे के धरे रह जाएंगे और जनसुराज को एब्सोल्यूट बहुमत आएगा। ठीक है। अगर वो लीप ऑफ फेथ लोगों ने नहीं लिया, ये कह सकते हैं कि भाई अभी ये नए आए हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इनको हमको जांचना परखना और बाकी है, तो वैसी स्थिति में जनसुराज को बिल्कुल नगण्य सीटें आएंगी और इसको ईमानदारी से हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फर्जी बात। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि नेता भी झूठ बोले। अरे जो दो सिनेरियो है मैं उसको दो ईमानदारी से बता रहा हूं। दो सिनेरियो तो हर एक पार्टी के लिए है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, या तो अर्श पर या तो फर्श पर पार्टियां वही रहती हैं। नहीं, बिल्कुल यही है। और क्या है रॉकेट साइंस? ये है कि आपने ठीक बताया कि सिनेरियो तो दो है, लेकिन हर आदमी आकर झूठ बोलता है। सच बोलने की ताकत नहीं है, ये रॉकेट साइंस है। ये रॉकेट साइंस है कि सच बोलने की ताकत नहीं है कि भाई हमारे प्रयास विफल भी हो सकते हैं। ये ताकत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए कि स्वीकार करने की कि मेरे प्रयास के बावजूद मैं हार सकता हूं। ये रॉकेट साइंस है। जनसुराज ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसके बाद हमने देखा कई जगहों पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका विरोध भी, एक व्यक्ति सारे झंडे बैनर पोस्टर जलाता हुआ नजर आ रहा था, पर निशाना साधा। कई जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी। स्वाभाविक है क्योंकि जनसुराज में 1.5 करोड़ लोग प्राइमरी मेंबर हैं, 12,500 लोगों ने उम्मीदवारी तैयारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है, चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है, पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है, मान लीजिए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी चुनाव लड़ा है, अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिख जाएगी। तो आप तो चुनाव में लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रात भाग गए वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा, भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहाँ पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने दम पर किया है। राघोपुर से क्यों भागे? घुमा दीजिए इधर उधर, मैं अपने सवाल पर कायम रहूंगा। राघोपुर से लड़ने की जो बात है वो सिर्फ इस बात से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जो इस बार का चुनाव है वो पहली बार पिछले कई दशकों में 15-20 दिनों में ही इलेक्शन कराया जा रहा है और कुल प्रचार के लिए 15 दिन उपलब्ध है। तो मेरे पास विकल्प था कि अगर मैं राघोपुर लड़ूंगा तो 3-4 दिन तो मुझे 4 दिन 5 दिन लगाना पड़ेगा। तो जितने मेरे साथी हैं सीनियर, उन्होंने ऐसा उनका मानना था कि अगर मैं 4-5 दिन 3-4 दिन लगाऊंगा राघोपुर में, उसके बजाय अगर मैं दूसरे जो जनसुराज के 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस चक्कर में 10-30-40 जगह में नहीं जा पाऊंगा। तो सिर्फ ये समय की मर्यादा का फैक्टर है। लड़ना डरना किसी से हम डरते नहीं है। ये कम से कम बिहार यूपी अभी तो सम्राट चौधरी पर आप निशाना साध रहे थे कि कब गए चुनावी मैदान में, कब चुनाव लड़ा, आपने भी तो वही लकीर खींची ना। और मैंने इसी मुद्दे पर देखा है नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि वो कभी चुनाव लड़के नहीं बने मुख्यमंत्री। वही काम तो खुद आप भी कर रहे हैं। रुक जाइए, हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं,
आप काहे के लिए मुख्यमंत्री हमको बनाने के लिए बेचैन है? नहीं, मैं बेचैन नहीं हूं, आप बेचैन है ना, आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, उसी लड़ाई में आगे आ गए हैं। किसने कहा? आप कह रहे हमारा हम न 3 में है न 13 में है। आपने अमित शाह जी के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के इंटरप्रेट कर दिया कि ना हम 3 में है न 13 में। मेरे पास कोई वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको दिखा दूं अगर उनका जवाब। आपका ही इंटरप्रेशन है कि हम लोग न 3 में है न 13 में, तो मुख्यमंत्री के तो रेस में है नहीं। जो लोग चुनकर आएंगे वो अपना नेता चुन लेंगे। आप क्यों घबरा रही? सम्राट चौधरी पर टिके रहिए, वो छूटेंगे नहीं। ये 7वीं फेल, इसके सामने जनसुराज का जो आदमी लड़ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो तारापुर का सबसे बड़ा पेडिट्रिशियन, डबल MD, और उसी गांव से उठकर वहां का सबसे सक्सेसफुल लड़का है जो उनके सामने जनसुराज का उम्मीदवार है, और उनको वहीं पर उनको हरा कर दिखाएंगे तारापुर में। उसके बाद आइएगा इंटरव्यू। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले भी आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहले भी चुनाव लड़ाते रहे हैं, अब जनसुराज को चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद चुनावी मैदान में नहीं जा रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। हम तो रोज कह रहे हैं कि हम तो पहले भी रणनीति बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं। अब रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार के लोगों को यहाँ की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से कैसे निकाला जाए। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार से पलायन कैसे बंद हो। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार से अच्छे लोगों का चुनकर कैसे सदन में पहुंचे। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर कैसे प्रस्थापित हो। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि दिल्ली में आप जैसे लोग बैठकर बिहारियों का मजाक न उड़ाए, ऐसी स्थिति यहाँ पैदा की जाए। आप ये गलत टिप्पणी कर जाते हैं कि दिल्ली में आप जैसे लोग बैठकर, हम लोग को सब कहता है, इसमें क्या हम लोग कहता है, हम लोग फेस करते हैं, अरे भाई बिहारी लोग कहता है बिहारी शब्द ही गाली बन गया है पूरे देश में। तो जब 2015 में आए थे नीतीश कुमार के पास, उस समय बोल दिए होते कि बिहारियों को गाली इतनी दी जाती है, करिए कुछ व्यवस्था कीजिए। किया व्यवस्था किया। जिस नीतीश कुमार पर आप इतना निशाना साधते हैं, उन्हीं के घर पे रहकर उनको जिताने का काम भी आपकी ओर से किया गया। आप हमारी बात कर रहे हैं कि अगर हमको सत्ता का लालच होता तो, और हम इतने बेवकूफ होते, तो नीतीश कुमार की इतनी तारीफ आप कर रही हैं, वो बेवकूफ थोड़ी थे कि हमको अपने घर में रखे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जीते तो सिर्फ उनको जिताया नहीं, बिहार में अभी भी जिसकी चर्चा हो रही है 7 निश्चय प्रोग्राम भी प्रशांत किशोर के सुझाव पर बनाया गया। बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई गई, लेकिन काम उनको करना था ना। हम थोड़ी ना यहाँ मंत्री थे, हम थोड़ी गाड़ी बंगला सर सिक्योरिटी लिए हुए हैं। हमारा जो काम था उनको चुनाव जिताने में मदद की। इसलिए की मदद कि उस समय बिहार के नागरिक शहरी होने के नाते मुझे लगता था कि नीतीश कुमार के राज में बिहार सुधरता हुआ दिख रहा है। 2005 से लेकर 2015 में बिहार सुधरता हुआ दिखा भी था, लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी और 24-25 के नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। जिस प्रशासक नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनका नाम देश में सुशासन बाबू था। आज जिस प्रशासक नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, उनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं, अफसरशाही का राज बता रहे हैं। जिस नेता की नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि ये थी कि ये चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में उनका दल हारा था, लेकिन उनमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। उन्होंने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार नेता के तौर पर चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 में से 42 सीट जीते हैं, लेकिन कभी भाजपा का कमल पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के नीतीश कुमार उस व्यक्ति का साथ दिया था जिसकी संवेदनाएं मरी नहीं थी। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोगों के आसपास मरे थे। वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि 200 लोगों की मृत्यु हो गई, मैं कैसे पद पर रहूंगा। उस नीतीश कुमार का समर्थन किया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार हैं जो कोविड के दौरान हजारों, सुन लीजिए, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी नेता के साथ जुड़े तो एकदम गुणवान, चरित्रवान, और जैसे ही उस नेता का साथ छोड़े उसके बाद उसमें हजारों कमियां दिखाई देने लगी। यही बात है, यही बात है। 15 और 25 में 10 साल का फर्क है। आपको 10 साल को ऐसे हवा मत मिलाइए। 15 में नीतीश कुमार की मदद की, उसके बाद 10 साल उस मदद के एवज में कुछ लिया नहीं, यहाँ पर आकर सत्ता नहीं चलाया। उसका नंबर 2 की कुर्सी ही ले ली थी आपने, कह रहे हैं कुछ लिया ही नहीं हमने। आप कह रहे कुछ दिया, कुछ आपके पास है नहीं। अभी आप मुझे नंबर 2 बता रहे हैं, पहले अपना टाइमलाइन सीधा कर लीजिए। यही इसलिए बार बार कह रहा हूं ना, 2000 चुनाव हुआ था 2015 में, नीतीश कुमार जी के पार्टी में मैं ज्वाइन किया था 2018 में। उन दोनों चीजों का कोई सरोकार नहीं है, वो कोई डील नहीं है कि हम आपको चुनाव जिताएंगे, हमको उपाध्यक्ष बना। विपक्षी दल तो ये कहते हैं कि डील करके आए थे आप। भाई अब आप विपक्षी दल की ओर से बोल रहे हैं तो वो बोल दीजिए। विपक्षी दलों का सवाल लेकर आई हूं ना। आपने ये नहीं कहा कि विपक्ष का ये आरोप, आपने ये कहा कि ऐसा ही आपने किया था। आप मुझे लिख के दे दीजिए, वो सवाल मैं पढ़ के आपसे पूछ लूंगी। नेताजी लोगों को वही सूट कर रहा है आजकल। प्रशांत किशोर में अहंकार तो नहीं आ गया है कि रील बहुत उनकी देखी जा रही है, वायरल हो रही है, तो फिर अहंकार में आप सारे पत्रकारों को इसी तरह से उनके साथ बिहेव करें? ऐसा है कि अपने चरित्र को बचाए रखने के लिए कभी कभी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि कोई आया किसी नेता को ज्वाइन कराने, अब वो या उसका परिवार कोई बालू माफिया से जुड़ा हुआ है और मैंने उसको कहते भाई नहीं रखना है, तो बाहर जाता कहता इतना अहंकारी आदमी है, हमको देखिए हम गए थे इनको ज्वाइन करने, हम तो इतने बड़े नेता है, इन्होंने नहीं हमको ज्वाइन कराया, हमको तो भाजपा में जगह मिल गया, जदयू में जगह मिल गया, प्रशांत किशोर क्या किस खेत का मूल्य है, विकल का लड़का आया है, इतना अहंकारी है कि हमको शामिल नहीं कराया। तो मेरे भाई, अगर हम अहंकारी बनना हमें पसंद है, लेकिन मुझे चोर नहीं बनना है, मुझे भ्रष्टाचारी नहीं बनना है, मुझे माफिया नहीं बनना है, मुझे यहाँ पर करप्शन में भागीदार नहीं बनना। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन है नहीं, 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें आपकी ओर से की जा रही है उसमें कितना दम दिखेगा। नीतीश कुमार की सियासत की आपने बात की, भविष्य उनका क्या नजर आता है? अभी हाल ही में गृह मंत्री का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद आगे तय किया जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में फिर उसको कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही बनेंगे। तो उनके इस बयान के मतलब मायने क्या निकाली जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? गृह मंत्री के बयान का मतलब क्या, एक्सपर्ट तो आप ही हैं, लेकिन हम लोग को जो थोड़ी बहुत समझ है वो यही है कि अमित शाह जी ने सीधे से कह दिया कि अगर गलती से एनडीए जीत के आ भी जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना होता तो अमित शाह जी ये कहते कि चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 में भी ऐसा कहा था। इस बार नहीं कह रहे, ना प्रधानमंत्री ने कहा ना अमित शाह जी ने कहा।
और तय तो इन्हीं दो लोगों को करना है। लेकिन इस बार तो जुड़वा भाई बनकर दोनों चुनावी मैदान में है, बराबर बराबर सीटें बांट दी गई हैं। बराबर बराबर हमेशा लड़ते हैं, अभी महाराष्ट्र में भी लड़े थे, जुड़वा भाई नहीं शिंदे जी को आगे करके बिहार में तो पहली बार बराबरी सीटों पर लड़े हैं। पिछली बार भी 110 आपको याद ही नहीं? पिछली बार नहीं था, 115 110 था प्रशांत जी, ये गलत बात है। अब इस आंकड़े में तो आप फेल हैं, गूगल कर लीजिए, लोग चेक कर ऐसा है। फिर वही बात आप गलती करती है। पिछली बार नहीं बराबरी पर लीजिए मेरी बात, 5 सीट उसके बाद सैनी जी उसमें लास्ट में आए थे, उसमें एडजस्ट किया गया था, आपको नहीं ध्यान है। मैंने गलती से कह दिया कि 40 जिले हैं, तो दिल्ली के बैठे पत्रकार कहते हैं कि इनको तो 38 को जिले, इनको 40 का कैसे पता है? तो इसीलिए मैंने कहा, उसको लगा हमने गलती कर दिया है। फिर मैंने बताया भाई बिहार में बगहा और नौगछिया 2 पुलिस जिले भी है, तो यहाँ पर जमीन पर जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि 40 जिले हैं। उसी तरह आपको भी, हम लोग भी जमीन वाले ही पत्रकार हैं। जब आप कहेंगे कि बीजेपी की इतनी सीटें थी, बुलेट पर आपको देखते हैं, जमीन पर आपको नहीं देखा। जमीन पर ही आ रही हूँ, बुलेट पर देखते हैं। पिछले 13 दिन से जमीन का ही मुआयना करके फिर मैं पटना में बैठी हूँ इस समय। वो बुलेट पर चलने से आदमी जमीन पर नहीं चलता है। बुलेट कहाँ आसमान में दौड़ लगाती है? आज पता चला हम लोग बुलेट आसमान में चलती है, जमीन पर नहीं चलती है। आसमान में नहीं रहते हैं, हम लोग भी धरती पर ही रह रहे हैं। अब जरा चुनावी रणनीतिकार के तौर पर इस सवाल पे मैं आ जाती हूँ। अगर आपका तंज कसना थोड़ा कम हो तब मैं आ जाती हूँ। आपको आदत पड़ गई है बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधते साधते, मुझे लग रहा है हर जगह आप इसे टोन में बात करने लगे हैं आजकल। लेकिन मैं आ जाती हूँ कुछ और सवालों पर। नीतीश कुमार की सियासत बार बार आप लोग आहत क्यों होते हैं? आप लोग सामने वाले को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो एकदम बढ़िया शांत होकर उत्तर दे, और आप लोगों पर जरा सा किसी ने उंगली उठाया, पत्रकारों पर ऐसे घबराहट होती है। नेता आपको बनना, आप लोग झूठ में, मैं वही तो कह रही हूं, तिलमिला रहे हैं। दरअसल नई नवेली पार्टी हो या कुछ ऐसी पार्टियां जो हम लोगों को निशाने पर साधी हैं, पत्रकारों पर निशाना साधकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौके छोड़ देती हैं। निशाना साधना है बीजेपी पर, टारगेट में आते हैं पत्रकार बेचारे। पत्रकार को टारगेट करके आपको पत्रकारिता करनी है तो आगे बढ़ जाइए कुर्सी पर। ऐसा है, भाजपा का भय दिखाने का जो बात है ना, ये किसी दूसरे को दिखाइएगा। जिस प्रशांत किशोर रणनीतिकार की आप बात कर रही हैं, फिर मैं कहूंगा तब कहिएगा बहुत दम भर रहे हैं। 2015 से लेकर 2021 तक इसी भाजपा, इसी अमित शाह जी के नेतृत्व को, इसी मोदी जी के भाषण के बावजूद 10 इस पूरे देश में 8 राज्यों 9 राज्यों में उनको सामने से जो दल लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर उनको हराया है। तो ये दम नहीं है, और ये हमको डराइए भी नहीं कि भाई अमित शाह आ जाएंगे, भाजपा आ जाएगी। ये कोई गब्बर सिंह नहीं है, जनता मालिक है। हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। बिहार पश्चिम बंगाल थोड़े ना है, बिहार पश्चिम बंगाल थोड़े ना है। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए। 2015 में बिहार में हारे थे ना, 2017 में पंजाब में हारे, 2018 में तेलंगाना हारे, 2019 आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ हारे, 2020 में बॉम्बे में हारे, 2020 में दिल्ली में हारे, 2021 में तमिलनाडु और बंगाल हारे। ये एक बात है। अरे बॉम्बे हारे कहां थे? अब बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई खिसक गया तो बात ये अलग है। ये शोभा नहीं दे रहा है। नए नवेले नेता बने हैं आप, नए नवेले नेता बने हैं। जहां वो हार गए तो आप करेंगे हारे थोड़े नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो सही करना मेरा काम है ना। महाराष्ट्र में कौन हारा था? महाराष्ट्र में आप बताइए कौन हारा था? महाराष्ट्र में भाजपा को 110 सीट आया था, तो हारा कहा जाता है, जीता कहा जाता है। गठबंधन में चुनाव लड़ी थी ना भाजपा, अकेले लड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा 243 में से 43 सीटें आई जेडीयू को 2020 में। गठबंधन के साथ लड़ी थी ना, अगर आप सारी पार्टियों का मिला लेंगे तो फिर उनको मिली थी ना 125 सीटें। ये तो अलग बात हो गई। गठबंधन में कोई चुनाव में जाए तो उसका एक पार्टी, बंगाल में गठबंधन में नहीं थे। बंगाल में नहीं थे गठबंधन में, बंगाल में हारे। आंध्र प्रदेश में नहीं थे, तेलंगाना नहीं थे ना, अकाली और ये मिलकर लड़ रहे थे ना। पंजाब, दिल्ली में अकेले लड़ रहे थे ना, दिल्ली में अकेले लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? अमित शाह डोर टू डोर किए थे वहां, 62 सीट आया था आम आदमी पार्टी को। तो अरविंद केजरीवाल को देखकर तो नहीं आपने सीख ली है राजनीति कि हर किसी पे आरोप, शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के न जाने कितने आरोप लगा दिया, और उसके बाद देखिए शीला दीक्षित के साथ उन्हीं की पार्टी के साथ जाके बाद में वो सत्ता संभालते हैं। एक ट्रैक पर रहिए। आपने अभी कहा कि भाजपा के सामने, तो भाई भाजपा के सामने ये जो डर बनाने का माहौल है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा था। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। बात डर की नहीं है, बात जनता के जनादेश की है। डराइए मत। अरे डराइए, आप डराइए मत, आप भी मत डराइए पत्रकारों को, आप भी मत डराइए पत्रकारों को, आप भी मत डराइए, आप भी मत डराइए ना। आप हमको डराइए, लोकतंत्र है ये ना, आप हमको डराइए ना हम आपको डराए। मैं आ जाती हूं अब। नीतीश कुमार क्या एनडीए सत्ता में अगर आती है तो, अगर जनसुराज को जितनी सीटें अर्श या फर्श वाली जो बात कह रहे हैं आप नहीं मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो बनेंगे मुख्यमंत्री? अब आप डरिए चाहे खुश होइए, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं और कागज पे दे दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप लाइए मोबाइल पर लिख दीजिए, उस पर साइन कर देते हैं। आपके मोबाइल पर है ना, आपके मोबाइल पर रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। ये जो 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, माना जा रहा है कि उसका ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने भी बीते 13 दिनों में अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग की, तो कई जगहों पर अगर जाति को थोड़ा किनारे कर दें, क्योंकि वो एक कड़वी सच्चाई बिहार की है, तो महिलाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। यूपी का है, हर जगह का है, गुजरात का, यूपी का है, बिहार का भी है, तो वो इस बात को स्वीकार कर रही है कि 10,000 रुपए देकर, मतलब वो नीतीश कुमार के फेवर की बात करती है। देखिए ऐसा है कि पहले तो आप ये 10,000 का जो रुपए का जो भौकाल बनाया जा रहा है उसका सच्चाई समझ लीजिए कि बिहार में 6.5 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से 1.5 करोड़ महिलाओं को या 1.25 करोड़ महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपए दिया है। तो ये कहना कि बिहार की सभी महिला को 10,000 रुपए मिल गया है, ये तो गलत स्टेटमेंट है फैक्चुअली। 1.5 करोड़ जो आंकड़ा है, 1.5 करोड़ लोगों को मिला है। इनको 2 लाख रुपए मिलना था आज से 2 बरस पहले। नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के बाद विधानसभा 21 नवंबर 2022 को विधानसभा में ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, उसको 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। अब उसी का एक सगुफा निकालकर 10,000 रुपया इन्होंने 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया है। इससे पूरे सारी महिलाएं अपना जो पूरे 5 वर्ष हर महीने 5,000-10,000 रुपए घूस दे रही हैं, वो अपना घूस देना, अपनी परेशानी, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बेरोजगारी सब भूल के 10,000 रुपए में वोट बेच देंगी।
ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। असर नहीं पड़ेगा इसका असर बस इतना ही पड़ रहा है कि जो आप कह रही हैं कि अभी आप जाते, अगर ये 10,000 रुपया नहीं गया होता तो लोग नीतीश कुमार या इनकी सरकार को गाली देते हुए, अपशब्द बोलते हुए दिखते। अभी वो जो 10,000 रुपया दिया गया है इसलिए लोग गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको वोट दे देंगे। एसआईआर क्या मुद्दा बनेगा? कांग्रेस के नेता यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है एसआईआर का। राहुल गांधी ने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा की थी, जब अमित शाह आके कुछ कह देंगे तो मुद्दा बन जाएगा, जरूरी नहीं। वैसे राहुल गांधी आके कह देंगे तो मुद्दा नहीं हो जाएगा। एसआईआर मुद्दा तब होता है ना जब लोगों का नाम कटता सही में। जब कटा ही नहीं है, जब कोई आदमी होना चाहिए ना कि मेरा वोट कट गया, तब तो हल्ला मचाता है। तो ऐसा कोई बहुत लोग है ही नहीं, इसलिए वो मुद्दा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है और लोग उसके खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजद की पिछलग्गू पार्टी है बिहार में, उनका कोई अपना वजूद नहीं है। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की थी उसके बाद देखिए लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस दोगुनी हो गई थी, सीधे 52 से 99 सीटें। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो यात्रा उनकी निकली थी उसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल, देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उन्होंने जो यात्रा किया, अपना परिश्रम किया, उसका लाभ भी मिला। लेकिन बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और बिहार में उन्होंने कोई यात्रा नहीं की है। यही आप लोग का लेंस जो है, 8 दिन यहाँ पर गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह गए, 10 दिन, और उसको पूरा देश बता रहा है कि बहुत भारी यात्रा कर दी है। उसी समय मैंने कहा था कि राहुल गांधी अगर बिहार के 40 जिलों का नाम बता दें तो मैं मान लूंगा कि भाई उनको बिहार की थोड़ी समझ है। तो किसी कांग्रेस के लोगों ने कहा बिहार में तो 40 जिले नहीं है, 40 जिला कैसे बताएंगे? बिहार में तो जिला ही 38 है। तो चलो भाई, तुम है तो जिला 40, लेकिन तुम 38 का नाम बता दो। तो लेकिन चूंकि वो गांधी परिवार के लड़के हैं, बड़े नेता हैं, वो आए 8 दिन तो मीडिया उसको भाव देती है कि यात्रा पर आए। अभी तुमको यही नहीं पता है कितना सीट लड़ रहे हैं। वो भीख मांग रहे हैं वो लोग राजद के सामने जाकर, भाई 5 सीट बढ़ा दो, 2 सीट बढ़ा दो, ये दे दो, ये दे दो। अभी तक आपको पता है कांग्रेस कितनी सीट लड़ रही है? सूत्र खाली बता रहे हैं कि 61 सीटों पर सहमति बन गई है। 61 पे हुआ कि 48 पे हुआ, हम तो नहीं जानते हैं। उनके कल रात में 1 बजे उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अब ट्वीट किया है कि उन्हीं के सीट पर राजद वाले ने खड़ा कर दिया है। उनका ये औकात है। तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होती है। अभी आप उनको बहुत बड़ा नेता बता रहे थे। उनको तो मैंने जब कहा कि पिछलग्गू दल है तो लोगों ने कहा आप कांग्रेस के लिए शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर कांग्रेस की अपनी ताकत होती तो क्या उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष के सीट पर राजद वाले अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते? आप बताइए कि तेजस्वी यादव जनपद पर बैठ के सीट मांग रहे हैं कि कांग्रेस के लोग यहां पर तेजस्वी यादव घर पर सीट मांग रहे हैं? तो जो मजबूत है, राजद यहां मेन पार्टी है और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है, और जो राजद देगी वही उनको लेना पड़ेगा। अभी दिल्ली की अदालत से आरोप तय किए गए, तेजस्वी यादव का मामला सामने आया, आईआरसीटीसी का मुद्दा हो या फिर नौकरी के बदले जमीन वाला मुद्दा हो, इसको लेकर 10 तारीख को भी कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। आपको लग रहा है कि यह मुद्दा बनेगा आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि लालू यादव का परिवार वो भ्रष्ट है या वो लोग अपराध की राजनीति करते हैं, ये नई खबर नहीं है। ये बिहार का बच्चा जानता है। तो ये उन पर और केस हो गया, आप पर 10 केस पहले से है, 2 और केस हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग उनके साथ हैं वो ये जानने के बावजूद उनके साथ है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। ये नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं, टिकट के बदले जमीन लेते हैं। अभी खुलेआम पैसा ले रहे हैं लोग टिकट बेचने के लिए। टिकट बेच रहे हैं सब लोग बैठ के, फिर भी लोग जाते हैं वहां पे दरबार लगाते हैं, सोचते हैं हमको वोट मिलेगा। एनडीए वाले भी टिकट बेच रहे हैं, महागठबंधन वाले भी टिकट बेच रहे हैं। खाली एक जनसुराज पार्टी में टिकट नहीं बेचा जा रहा है, बाकी हर जगह टिकट बेचा जा रहा है। अगर कोई बिहार में ये बता दे कि जनसुराज में टिकट खरीदा जा सकता है तो मैं जीवन भर के लिए आपके यहाँ गुलामी कर दूंगा। अगर कोई ये बता दे कि पैसे से टिकट जनसुराज में खरीदा जा सकता है, और बिहार के किसी भी पत्रकार से, अभी आप कह रहे थे ना कि पत्रकारों पर आक्रामक हैं, आप जिस पत्रकार को भी सम्मानित मानते हैं उसे जाकर पूछ लीजिए कि एनडीए के घटक दल खुलेआम टिकट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। और राजद की तो बात खैर जग जाहिर है कि पैसे देकर टिकट बेचते ही है। लेकिन आरजेडी देखिए मौजूदा वक्त में वो सबसे बड़ी पार्टी है ना, उसकी अपनी है। एमवाई से आगे बढ़ते हुए इस बार ए टू जेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एमवाई पहले बचा लें, उसके बाद उसमें और जोड़िएगा। पहले एमवाई बचने दीजिए। आपको लग रहा है कि एमवाई भी नहीं बचेगा उनके पास? हमको बोलने की जरूरत नहीं है। जब एमवाई समीकरण उनका काम करता था तो लालू जी 54 में 53 एमपी जीते हुए थे। आज उनके पास 2-3 एमपी जीत कर आते हैं। तो ये आपका भ्रम है कि सारे एमवाई के लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। खैर आप फिर मैं बोलूंगा तब पत्रकारों के विद्वता पर मैं उंगली उठा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। 25 से ज्यादा यादव समाज के एमएलए एनडीए में हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए। तो अगर सारे एमवाई के लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं तो यहाँ यादव लोग कहां से जीत करा रहे हैं? मुस्लिम कैसे जीत करा रहे हैं? कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बिहार में विकल्प नहीं था, इसलिए कुछ लोगों को इसका फायदा मिलता रहा। इस बार अभी दिख जाएगी कौन कितनी। तेजस्वी यादव कई जगहों पर मंच पर ये बोल चुके हैं कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री। युवा चेहरे को इस बार जो बिहार की जनता है वो कमानेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी उनके नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ी है, ना वो सहज नजर आती है। लेकिन तकरीबन हर मंच पर तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी ये सियासत क्या बताती है? ये उनका अहंकार दिखाता है और ये दिखाता है जो बात हम लोग कहते हैं कि इनका सरस्वती से कोई सरोकार नहीं है। इनके पास सब कुछ हो सकता है, इनको बुद्धि नहीं है। मतलब देश में मुझे आज तक कोई नेता ऐसा नहीं मुझे दिखाया जो खड़ा होकर कहता है कि मैं ही बनूंगा। जो प्रधानमंत्री है वो भी नहीं कहता है कि मैं प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। लोग ये कहते हैं कि जनता जिसको चुनेगी आशीर्वाद देगी तो मैं बन सकता हूं, लेकिन मैं ही बनूंगा। ये या तो आपकी अज्ञानता को दर्शाता है या आपका अहंकार दिखाता है। उनका अहंकार है, आप ये कह रहे हैं? क्या है? आप दूसरा तो कुछ मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी इतनी आपने तो कहा कि आप जमीन से पत्रकारिता भी करती हैं, तो आप मुझे बताइए कोई ऐसा नेता जो कहता है मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। वो युवा चेहरे हैं, वो जोश जगाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना कार्यकर्ताओं में, आम जनता में, ताकि वो जोश में आए, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जाए। उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन मैं उसको मूर्खता ही मानता हूं। और देश में मुझे कोई ऐसा नेता मिला नहीं जो कि इस तरह की भाषा का उपयोग करता है कि मैं बन गया। अभी जब बने नहीं हो, लोग बन जाते हैं तब भी विनम्रता से कहते हैं जनता ने आशीर्वाद दिया, देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बन गया तो ये अहंकार ही दर्शाता है। पहले दौर का नामांकन पूरा हो चुका है, अब बस चुनाव बेहद नजदीक है। सीटों को लेकर कुछ आंकड़े भी आप दे रहे हैं और बार बार आपका ये कहना है बीजेपी पिछली बार से कम पर आएगी, आरजेडी 40 से कम पर सिमट जाएगी, आप 25 से कम सीटें जेडीयू वालों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बाकी सीटें बचेंगी वो जाएगी कहां पर? सुराज, मैंने आपको कहा ना, आप 14 तारीख को आइएगा तो जमीन पर आपको उतरना पड़ेगा।
और धक्कम धुक्की करके आपको वहां आना पड़ेगा हम लोग से बात करने, क्योंकि भीड़ रहेगी लोगों की। 14 तारीख को देश में, बिहार में देश के राजनीति का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, बीच का रास्ता आपने बड़ा गजब का अख्तियार कर लिया है। ये बताना है या तो अर्श पर रहेंगे बताते हुए कि क्लीन स्वीप, एक तरफा चुनाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी, और फिर धीरे से आप क्या देते हैं या तो फर्श पर कि मतलब 10 से कम सीटें रहेंगी, ताकि बाद में कोई आपको घेरने की कोशिश करे तो आप ये वाला कि मैंने कहा ही था 10 से कम आएंगी, तो ये वाला चला दे, और जब जीत जाए तो कहते हैं हमने तो कहा था हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं क्यों, आप कई लोग तो कह रहे 25-30 आएगा तो हमको घेर लीजिएगा। अरे भाई हमारी जो समझ होगी वही तो बोलूंगा, आपको जैसे मन होगा घेरिएगा। आप तो हमको भ्रष्टाचारी बता दिए, पद का लोभी बता दिए, आपका मन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मन है, हम यहाँ आए हैं स्वेच्छा से, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मतलब बिहार में कोई, मतलब आप इस मंच को छोड़कर, मंच की तो बात नहीं करूंगा, आपको छोड़कर कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह सकता है कि प्रशांत किशोर भ्रष्ट है, और आप कह रहे हैं कि आप पर भी आरोप लगा हुआ है कि आप टिकट बेच रहे हैं। तो ये आपकी विद्वता और आपकी समझ को दर्शाता है। मेरी विद्वता से नहीं हो रहा है ना, जैसे आप एनडीए और महागठबंधन को कह रहे हैं, उधर वाले आपके ऊपर कह रहे हैं, यहाँ पर तो आरोपों की सियासत होती है। वो भी नहीं कह रहे, कोई बिहार में नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर भ्रष्ट है, कोई नहीं कह रहा है। कोई कह रहा है तो बताइए। मैंने वीडियो सुना था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे आपका वीडियो वायरल होता है अलग अलग के, आपकी सोशल मीडिया टीम वायरल करके उधर से भी आते हैं इसी तरह के। ऐसा है सोशल मीडिया। सम्राट चौधरी ने तो आपको सौदागर तक कह दिया है। सौदागर कहना एक बात है, भ्रष्ट कहना दूसरी बात है। उन्होंने सौदागर कहा है, तो सम्राट चौधरी को यह समझना चाहिए कि जिस दल में वो अभी नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, उस दल के नेता मोदी जी से 3-4 पैदान ऊपर होंगे। उन्होंने अपने साथ मुझे 3 साल रखा था, तो तब मोदी जी सौदागर को अपने साथ रखे थे, तो सम्राट चौधरी इतनी भी समझ उनको नहीं है। सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए मोदी जी से कि सर 2012, 13, 14 में आपने प्रशांत किशोर के साथ में क्यों रखा था? ये तो आदमी बड़ा सौदागर है, बड़ा घटिया आदमी है। तो मोदी जी को सम्राट चौधरी जितना भी अकल है कि नहीं, ये आप बता दीजिए कैमरे पर।